गाइज अपनी C++ की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स का एरे बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो स्टार पे क्लिक करके इसको सेव कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाए। तो इसके बाद अब आज हमने बात करनी है कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को एज ए पैरामीटर किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। ये प्रोग्राम बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है ताकि आपको इसको समझने में कोई मुश्किल ना पेश आए। तो ये हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 फंक्शन बनाएंगे और हम 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और हम 3 ही फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पहले फंक्शन को हमारी पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पहले ही फंक्शन को एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने तीसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, अपने जो हमारा होगा सेकंड फंक्शन उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा फंक्शन होगा वो क्या किस काम के लिए यूज होगा, वो सिर्फ हमारी वैल्यूज को आउटपुट में शो करने के लिए यूज होगा। तो मतलब इसको तो हमें तीनों ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको समझे हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम है पासिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल बनाए, एक बनाया इंटीजर c, दूसरा बनाया मैंने इंटीजर d। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पब्लिक लिखा उसके बाद, क्योंकि मैं अपने सारे जो फंक्शन है उनको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। अब मैंने क्या लिखा, मैंने वॉइड फंक्शन, उसके बाद मैंने बता दिया कि मेरा जो फंक्शन है वो 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को आगे जाके लेगा। अब इसके अंदर क्या वो आएगी, इसके अंदर वो वैल्यू आएगी f1 और f2। तो पहले हम अभी चलते हैं मेन में जहाँ पे मैंने इसको वैल्यूज पास की हैं। तो देखें आप, हम ये मेन में यहाँ पे मैंने हमारा जो फंक्शन 1 था उसको मैंने किसके थ्रू कॉल किया, हमारी ऑब्जेक्ट c1 के थ्रू। c1 के थ्रू मैंने अपने फंक्शन 1 को कॉल किया और इसको मैंने वैल्यू पास की कौन सी, 4 और 5। अब ये क्या हुआ, ये 4 और 5 गई, 4 गई f1 के पास, 5 गई f2 के पास। c के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 4, और d के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 5। ठीक है, अब हम दोबारा से चलते हैं हमारे मेन के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वाला जो है ना, ये फंक्शन ये सिर्फ आउटपुट को शो करने के लिए यूज हो रहा है, तो अभी हम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या किया, मैंने दोबारा से अपने फंक्शन 2 को कॉल किया, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू, मतलब C2 के थ्रू। ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा से कॉल किया हमारे फंक्शन 1 को दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसको मैंने वैल्यू कौन सी पास की, 5 और 6। 5 और 6 ऊपर जाएंगे, 5 इसमें आ जाएगा और 6 इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 5 की वैल्यू इधर और 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका ना मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जब हमने ऑब्जेक्ट 1 की बात की तो इस तरह से हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट 1 है, जब ऑब्जेक्ट 1 है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 के लिए c की वैल्यू पहले उसको कौन सी मिलेगी, c की वैल्यू पहले उसे मिलेगी 4, फिर उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, फिर इसको वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, उसी तरह ऑब्जेक्ट 2 के लिए, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट 2 के लिए, तो पहले उसको कौन सी वैल्यू मिलेगी, पहले उसको मिलेगा 6 नहीं, पहले उसको 5 मिलेगा, फिर उसको मिल जाएगा 6। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, अब हम ना इसको यहाँ से, इसको ऐसा करते हैं, इधर करके कमेंट कर लेते हैं और इसको भी कमेंट कर लेते हैं और यहाँ से भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अब आपको समझ आ रही है कि ऑब्जेक्ट 1 के c के लिए उसको वैल्यू मिली 4, और ऑब्जेक्ट 1 के d के लिए उसको वैल्यू मिली 5, और ऑब्जेक्ट 2 के c के लिए उसको वैल्यू मिल गई 5, और ऑब्जेक्ट 2 के d के लिए उसको वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने जब अपना जो फंक्शन 2 है इसको कॉल करना है, ये क्या काम कर रहा है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फंक्शन 2, उसके बाद मैंने उसको क्या बताया कि मैंने आपको ना ऑब्जेक्ट्स पास करने हैं, अब C1 और C2। तो ऑब्जेक्ट पास करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, हमारी क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसे बताएंगे कि आपको C1 मिलेगा एक ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से लिखा क्लास का नाम और बताया कि आपको एक C2 भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हम मेन के अंदर गए, मेन में जब मैंने अपने फंक्शन 2 को हमारे थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, ये देखें C3.f2 को मैंने दूसरे फंक्शन को कॉल किया, इसको मैंने अपना पहला ऑब्जेक्ट C1 और दूसरा ऑब्जेक्ट C2 दोनों मैंने क्या कर दिया, इसको
पास कर दिए। अब वो दोनों यहाँ पे आ गए, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे आ गए। अब क्या मैंने किया कि C1 मतलब कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है उसका C और ऑब्जेक्ट 2 जो है उसका C, यहाँ पे आपने देखा था ना कि C को वैल्यू असाइन हुई थी एक ऑब्जेक्ट 1 की और एक ऑब्जेक्ट 2 की, मतलब C1 का C, ऑब्जेक्ट 1 का C और ऑब्जेक्ट 2 का C, इन दोनों की वैल्यू को सम करके किस में पेस्ट कर दिया, C में। इसी तरह फिर हमने क्या किया, D के लिए ऑब्जेक्ट 1 का D और ऑब्जेक्ट 2 का जो D है उन दोनों की वैल्यूज़ को हमने सम करके पेस्ट कर दिया C में, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको C1 के थ्रू पहले प्रिंट किया, मतलब कि जब हमारी जो पहला फंक्शन रन हुआ था उसको वैल्यू असाइन हुई थी, हम इसको पहले इस तरह से प्रिंट करके देख लेंगे, फिर इस तरह से और इस तरह से भी प्रिंट करके देख लेंगे। तो अभी हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले इसने क्या आउटपुट में शो किया, यहाँ से आप देखें, सबसे पहले इसने शो किया हमें 4 शो किया और उसके बाद इसने हमें शो कर दिया 5 शो कर दिया, फिर इसने हमें 5 शो किया और उसके बाद इसने हमें क्या शो किया, इसने हमें 6 शो कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 4 और 5 को ऐड किया और उसके बाद 5 और 6 को ऐड किया, तो 9 और 11 हमें आउटपुट में मिल गया। तो गाइज़ ये बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर हमारे फंक्शन के अंदर। वो आपने देखा कि हमने यहाँ पे देखे किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को पास किया, फिर उसके बाद जो उसके अंदर वैल्यूज़ थी जो इंटीजर थे, फिर हमने उनको एक्सेस किया और उनको सम करके हमने वेरिएबल को किस तरह से वैल्यू असाइन की। तो अब सो गाइस आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।